हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, क्योंकि आप लोगों के लिए लीगल फील्ड के अंतर्गत निकली हुई वैकेंसीज़ के संबंध में नोटिफिकेशन लेकर हम आते हैं। चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे आपका गवर्नमेंट लेवल की हो, चाहे आपकी प्राइवेट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, या चाहे आप लॉ फ्रेशर्स हों, यानी कि आपने LLB कर ली है या फिर लास्ट सेमेस्टर के लास्ट ईयर में है, चाहे आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो। हर तरह की यहाँ पर देखिए वैकेंसी जो है निकाली जाती हैं। तो या फिर आप सभी के लिए हम एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं जो निकली आपकी सिडबी के अंदर, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में आपकी वैकेंसीज निकली है। क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है तो उसी तरह से यहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है ऑफिसर्स की, वो ग्रेड A और ग्रेड B के अंतर्गत निकली है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, उसके बाद ही चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका पहले तो थोड़ा सा मैं ये बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर केवल लीगल फील्ड में ही नहीं बल्कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस डेट्स देख लेते हैं। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला है, ठीक है, और पेमेंट फीस दोनों चीज़ें 14 जुलाई से यहाँ से शुरू हो गई हैं, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फीस आपकी 11 अगस्त तक यहाँ तक होंगे। भाई 14 जुलाई से आपका शुरू हो रहा है, पेमेंट फीस भी उसी दिन स्टार्ट हो जाएगी और 11 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिगार्ड टू एज, यहाँ पर आपका सारी चीज़ें जो देखी जाएंगी, जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो सारी 14 जुलाई से ही यहाँ पर काउंट की जाएंगी। यानी कि 14 जुलाई तक एज वगैरह के संबंध की बात करें, 14 जुलाई तक यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कट ऑफ डेट यानी कि जिस दिन आपका फॉर्म फिल हो रहा है उससे पहले का कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन वगैरह को लेकर के इन्होंने 11 अगस्त डिसाइड की है कि अगर एज की बात करें तो 14 जुलाई तक का टाइम पीरियड आपके लिए होगा, और अगर एक्सपीरियंस या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो उसके लिए 11 अगस्त इन्होंने डिसाइड किया है। और जो आपका टेंटेटिव फेज़ 1 का एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन, वो 6 सितंबर को यहाँ पर इन्होंने डेट निर्धारित कर दी कि एग्ज़ाम की भी डेट तुरंत ही निर्धारित कर दी। फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में 2 एग्ज़ाम होंगे एंड इंटरव्यू होगा। तो 6 सितंबर को आपका जो है फेज़ 1 के अंतर्गत एग्ज़ाम होगा टेंटेटिव, और फेज़ 2 वाला एग्ज़ाम जो है 4 अक्टूबर को होने वाला है, और उसके बाद आपका नवंबर 2025 में आपका इंटरव्यू होगा। इसकी डेट इन्होंने डिसाइड नहीं की है, ठीक है। तो ये सारी डेट्स जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपकी वैकेंसीज निकली है। डिटेल्स देख लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की। तो यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर देखिए ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है इधर, ये लीगल, यहाँ पर लीगल वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट निकली है। नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज कितनी है यहाँ पर देखिए, ये है आपकी 8 लीगल वालों के लिए, यानी कि लॉ वालों के लिए जो वैकेंसीज़ हैं आपकी, नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज़ हैं 8। इसमें से अगर इन्होंने वैकेंसीज़ को रिजर्व किया हुआ है तो एक वैकेंसी SC के लिए है, एक ST के लिए है, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए यहाँ पर जो है कोई वैकेंसी नहीं है, अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 3 है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 8 वैकेंसीज़ होगी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा जो है सेक्टर है आपका सिडबी, वहाँ पर 8 वैकेंसीज़ हैं। और आइए देखते हैं, सबसे बड़ी बात है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ हमसे पूछा गया है। और देखिए जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं 41 पेजेस का ये है आपका नोटिफिकेशन है, क्योंकि आपका बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसीज़ हैं। तो भाई उसी के अकॉर्डिंग हर किसी का जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है ग्रेड A और ग्रेड B के अकॉर्डिंग, और जो भी आपका रिजर्वेशन का प्रोसेस है, सबका अलग अलग इन्होंने जो है पूरा फिक्स किया हुआ है। तो इसीलिए नोटिफिकेशन में छोटी से छोटी हर चीज़ वो इंक्लूड करते हैं, इसलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन इतना बड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जिस फील्ड से हैं वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ से आपके 4 पॉइंट से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से शुरू हो रहा है। ये आपकी राष्ट्रीयता से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित, ये 4.2 वाला एज से संबंधित। तो एज जैसे इन्होंने कहा, एज का क्राइटेरिया 14 जुलाई से पहले तक काउंट होगा, यानी कि 14 जुलाई को इतनी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो हमारा जो वैकेंसीज़ हैं वो ग्रेड B के अंतर्गत आ रही हैं लीगल वाली। तो यहाँ पर 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए एज, एंड 33 साल से ज़्यादा, यानी कि ग्रेड B के लिए जो यहाँ पर एलिजिबल हैं कैंडिडेट, उनके लिए मिनिमम एज यानी कि नॉट बिलो 25 ईयर्स एंड नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स, ठीक है। जो कि आपके कब तक होना चाहिए, 14 जुलाई तक होने चाहिए, ठीक है। जुलाई यहाँ पे इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है अब आपका एज रिलैक्सेशन। तो भाई आप जिस कैटेगरी से आ रहे हो अपना एज रिलैक्सेशन एक बार चेक कर ले, क्योंकि SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का, PWBD 10 साल,
और जो आपका PWBD ये सारी चीज़ें हैं इन सब के लिए 13 साल। और आप देख लीजिएगा कि आप किस फील्ड से यहाँ पर कौन से रिजर्वेशन की कैटेगरी में है, तो आपको इतना ही यहाँ पर देखिए मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिजर्वेशन भाई आप किस कैटेगरी से हैं, आप अपन रिजर्वेशन यहाँ पर खुद चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर। तो ये ग्रेड ए की वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर हम ढूंढेंगे ग्रेड बी की वैकेंसीज़ के अंतर्गत लीगल वाला। तो ये ग्रेड बी की वैकेंसी शुरू हो गई हैं। पहली है आपकी मैनेजर की, ये आपका फिर मैनेजर लीगल की आ चुकी हैं, ठीक है। जैसा एज हमने ऊपर बताया था, एज था इसमें 33, आपका लास्ट 25 से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं। देखिए, तो बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, जो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए यूजीसी के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ विद अ मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे 3 साल की LLB हो, चाहे 5 साल की LLB हो, आपने ऐसे कॉलेज से की हो जो यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो या गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो, ठीक है, जो भी उसके रेगुलेटरी वगैरह हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर परसेंटेज मांग रहे हैं कि अगर आप SC ST PWBD से नहीं हो तो 50% होना ज़रूरी है LLB या BLLB में, और अगर आप SC ST PWBD से हो तो आप 45% में ही ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड साथ साथ ये भी होना चाहिए भाई, आप एज एन एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट होने चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो सिंपल सी बात है, LLB के साथ आप एज एडवोकेट भी होने चाहिए। यहाँ पर डिज़ायरेबल में देख लेते हैं, डिज़ायरेबल क्या मांग रहा है। कैंडिडेट हु possess मास्टर्स डिग्री इन लॉ, कंपनी सेक्रेटरी CS क्वालिफाइड विल बी प्रीफर्ड, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। भाई 2 यहाँ से आपसे डिज़ायरेबल मांग रहा है, तो फिर अगर जिसके पास ये दोनों ही हैं, यहाँ पर प्राथमिकता उसी को मिलने वाली है। LLM है अगर, और साथ साथ वो कंप्यूटर में भी प्रोफिशिएंसी रखता है। अब यहाँ पर इसेंशियल में क्या है इनका, देखिए इसेंशियल में इनकी एक्सपीरियंस भी देख लेते, कितना मांग रहे हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं पोस्ट बैचलर डिग्री इन लॉ, यानी कि जब आपने अपनी LLB कंप्लीट कर ली है उसके बाद आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। एज ए लॉ ऑफिसर परमानेंट ऑन फुल टाइम आपने काम किया हो, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नॉट आउटसोर्सेज इन द लीगल डिपार्टमेंट, यानी कि लीगल डिपार्टमेंट में आपका डायरेक्ट होना चाहिए, किसी भी सोर्सेज के माध्यम से नहीं होना चाहिए। बी क्या कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी, ठीक। और दूसरा यहाँ पर इनके लीगल डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम किया हो, और या तो इसके अंदर हो या फिर एनी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर आपका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NAF, BFID एंड SIDBI, इनमें से किसी के अंतर्गत भी आपने काम किया हो, ठीक है, लीगल जो इनका लीगल डिपार्टमेंट है। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934, और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और NBFCS रजिस्टर्ड विद RBI, यानी कि आपने ना इनमें से इन सब में से ना किसी के अंदर भी क्या किया हो, काम किया हो। ये जितने भी बैंक दे रखे हैं उनमें से किसी एक में भी आपने लीगल डिपार्टमेंट के अंदर काम किया हो फुल टाइम, और आपका कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, किसी के आउटसोर्सेज के द्वारा नहीं होना चाहिए, बात आप ध्यान रखें। डिज़ायरेबल यहाँ पर क्या मांग, नोट क्या मांग रही है, कैंडिडेट हु हैव कंबाइंड एक्सपीरियंस एज एट सीरियल नंबर A, B, C, D एंड E अबव ऑफ 5 years और एलिजिबिलिटी टू अप्लाई। अगर इनमें से किसी के अंदर भी आपके पास जो है 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्या है, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए बैंकिंग लॉ की, कंपनी लॉ की, लेबर लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, रिकवरी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉस, प्रॉपर्टी रेवेन्यू मैटर्स ETC, एंड एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो काम है वो बैंक के अंदर होने वाला है, SIDBI के अंदर, तो उसी तरह से यहाँ पर भाई इन्हीं क्षेत्रों के अंदर आपकी जो है आपको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर लॉ वालों के लिए भाई इतना ही एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर प्रोसेस सिलेक्शन भी कुछ दिया हुआ है या फिर इसी तरीके से आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जॉब प्रोफाइल आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये आप यहाँ से चेक कर लीजिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वही हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर रहे हैं कि क्या इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ दे रखा है, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने बता दिया है भाई फेज़ 1 फेज़ 2 एंड इंटरव्यू। देखिए यहाँ पर आपका आ चुका है पेज नंबर 20 पर, फेज़ 1 एग्जाम फॉर ऑल स्ट्रीम ग्रेड्स, ऑल स्ट्रीम जिस भी स्ट्रीम से आप हो, और ग्रेड्स मतलब AB सभी के लिए देखिए समान दे रखा है यहाँ पर। तो पहला जो आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ पर आपका नेम ऑफ द टेस्ट का नेम दे रखा है, टेस्ट किस तरीके से होगा,
कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का होगा, समय कितना होगा, रिमार्क्स क्या होना चाहिए। तो देखो नेम ऑफ द टेस्ट का क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, यानी कि सब एक साथ ही एक ही पेपर में आने, ध्यान रखिएगा 120 मिनट का सबको टाइम, यानी कि एक पेपर में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे इतने क्वेश्चन के। तो देखिए इंग्लिश वाला है उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही नंबर का रहेगा। रीजनिंग एप्टीट्यूड से आपके 25 आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 25 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज से भी 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज से आपके 20 हैं। MSMES पॉलिसी रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क फाइनेंस एंड मैनेजमेंट विद फोकस ऑन MSME 30। और स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट, स्ट्रीम यानी कि आप जिस भी स्ट्रीम से हो, आपका जिससे भी ऊपर मांग रहे हैं ना, अगर वो आप लीगल क्षेत्र से हो तो लीगल का फील्ड, लीगल वाले क्वेश्चंस आपसे अलग पूछेंगे, तो ये आपकी स्ट्रीम वाले बिल्कुल सबके लिए अलग अलग आएंगे। तो इस तरीके से 7 टेस्ट आपके होने हैं, जिसमें से आपका जितने क्वेश्चंस होंगे उतने ही नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी स्ट्रीम रहने वाली है उसमें से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के। तो इस तरीके से 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर हैं, और टाइम इसमें आपको मिलेगा 120 मिनट। इसके अलावा जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का है वो इंग्लिश में ही रहेगा। उसके अलावा जितने भी 2 से 7 तक के आपके ये हैं, ये आपके बाईलैंग्वेज रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि देखिए जो इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश में ही आएगा ना, बाकी सब बाईलैंग्वेज आपके रहने वाले हैं। 200 नंबर, 200 क्वेश्चन, 120 आपकी मिनट है, ठीक है। अब ये है कि जो आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट होना है यहाँ पर 7 पॉइंट वाला, जो कि 50 का है। तो वहाँ पर देखिए लीगल वालों के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर देखिए ज़रूरी हैं। जनरल नॉलेज होनी चाहिए लॉ के संबंध में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लीगल ड्राफ्टिंग, RDB एक्ट 1993, आपका सरफेसाई 2002, RTI एक्ट 2005, लिमिटेशन एक्ट और IBC 2013 ETC। तो ये लॉ वालों के लिए भाई ये आप देख लीजिएगा, ये आपका जो स्ट्रीम वाला एग्जाम होगा जिसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे, 7 वाला, उसमें आपको ये सब्जेक्ट आने वाले हैं। बट ये सिलेबस ओनली इंडिकेटिव है, एक संकेतक के रूप में, एग्जॉस्टिव नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप हो सकता, बिल्कुल यहाँ से बाहर आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्वालिफाइंग सेक्शंस आपके कौन कौन से हैं। यहाँ पर क्वालिफाइंग सेक्शन है आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, रीजनिंग एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज, ये आपके क्वालिफाइंग कराएंगे ये वाले सेक्शंस आपके। मेरिट सेक्शन वाले कौन कौन से हैं, तो देखिए जो आपका जनरल अवेयरनेस है विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, इकोनॉमिक, सोशल इशू, ये सारी चीज़ें जो मेरिट सेक्शन आपका बनेगा, यानी कि इनमें आपको क्वालिफाई होना चाहिए, ये आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। शॉर्ट लिस्टेड ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द फेज सेकंड एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन द मेरिट सेक्शन ओनली, यानी कि फेज सेकंड का एग्जाम वही दे सकते हैं जो कि फर्स्ट में आपके क्वालिफाई हो गए हों। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन इन ग्रेड A एंड ग्रेड B में वेरी, ठीक है। फेज सेकंड में देखिए क्या होने वाला है, इसमें देख लेते हैं। फेज सेकंड एग्जाम फॉर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A जनरल स्ट्रीम एंड मैनेजर ग्रेड B जनरल स्ट्रीम, ये जनरल स्ट्रीम के लिए है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अपना देखते हैं B1, ये फेज सेकंड के लिए जो हमारा ग्रेड B है लीगल वालों के लिए अलग से। देखिए यहाँ पर हमारा लीगल वालों के लिए क्या क्या होने वाला है, ध्यान से सुने फेज सेकंड एग्जाम में। और यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपका ऐसे प्रिसिस ऐसे आएगा, प्रिसिस राइटिंग होगी, कॉम्प्रीहेंशन होगा, और बिजनेस ऑफिस के बारे में कॉरेस्पॉन्डेंस। द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू एक्सेस द राइटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, ये आपका होने वाला है पहला। और जो कि आपका कितना होगा, ऑनलाइन होगा, डेस्क्रिप्टिव में होगा, ये पेपर ऑनलाइन ही होगा, डेस्क्रिप्टिव में होगा। 3 यहाँ पर क्वेश्चन आपको आएंगे, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आने हैं जो कि आपके 75 नंबर के होंगे, और यहाँ पर मिनट भी आपको 75 ही मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर 3 ही आपके लिए आने वाले हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर किस चीज़ का है, देखिए आपका जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, जो भी आपने ऊपर पढ़े थे ना, वही सारे सब्जेक्ट्स आपके पेपर सेकंड में यहाँ पर दिए हुए। पेपर फर्स्ट ये है, फेज सेकंड का ये पेपर सेकंड है। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश, ऑनलाइन में ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो जो इंग्लिश वाला भी, क्योंकि इंग्लिश वाला पेपर आपको डेस्क्रिप्टिव में लिखना है, बट ये जो आपका यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स हैं लॉ वाले, ये आपके ऑनलाइन होंगे, ऑब्जेक्टिव में होंगे, बायलैंग्वेज होंगे। यहाँ पर ये कितने के हैं आपके, ध्यान रखिएगा, ये आपके कितने हैं नंबर हैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन रहने हैं 50, क्योंकि 75 नंबर के रहेंगे ये देखिए। और यहाँ पर समय आपको मिलेगा 60 मिनट, ठीक है। ये आपका यहाँ पर दूसरा पेपर होने वाला है, ये कौन सा है, ये इन्हीं सब्जेक्ट्सों का है,
ऑनलाइन होगा, यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव में होगा, आंसर टू बी टाइप यूजिंग कीबोर्ड से आप टाइप करेंगे इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे और 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर विच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन। आपको उसमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 2 ऑफ 50 मार्क्स, 2 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के रहेंगे विद डिफ़िकल्टी लेवल और 2 आपके 10 नंबर के रहेंगे। तो 4 इस तरीके से हो गए, 50 यहाँ पर आपके नंबर के रहेंगे, 75 आपको यहाँ पर मिनट मिलने वाली हैं। तो देखिए इस तरीके से ये आपका पेपर होगा। एक बार फिर यहाँ पेपर का क्राइटेरिया समझा देती हूँ आपको लॉ वालों का फेस सेकंड के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर एक पेपर इंग्लिश का होगा, ऑनलाइन डेस्क्रिप्टिव में आप लिखेंगे, कीबोर्ड से लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 3 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए और 75 नंबर के होंगे, 75 मिनट आपको मिलेंगे। दूसरा पेपर जो फेज सेकंड का होगा वो आपका लॉ का 2 तरीके से होगा। एक तो लॉ वाले जो भी आपने ऊपर सब्जेक्ट बताए थे, यानी कि फेज़ 1 में भी लॉ वाले वही सब्जेक्ट्स आने, सेकंड में भी वही आने, बट वो एग्जॉस्टिव नहीं है, इन्होंने कह दिया है। वहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव होगा, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, 75 नंबर के रहेंगे, 60 मिनट मिलेगी। दूसरा आपका जो होगा डेस्क्रिप्टिव में होगा, वहाँ पर 6 क्वेश्चन आएंगे, 4 करने हैं, 2 क्वेश्चन 15 नंबर के, 2 क्वेश्चन 10 नंबर के। वहाँ पर आपको क्या होगा 50 नंबर मिलेंगे, 75 यहाँ पर मिनट मिलेगी। ठीक है, सम क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स ईच एंड सम क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ये जो आपने ऊपर देखी है ना 50 नंबर वाला, आप लोग सोचेंगे 50 तो ये क्वेश्चन है, 75 नंबर कैसे, क्योंकि हर क्वेश्चन अगर 2 नंबर का होता तो ये तो 100 के नंबर के हो जाते। बट उन्होंने यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है कि ये जो 50 है ना, इनमें कुछ तो क्वेश्चन आपके 2 नंबर के रहने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके यहाँ पर रहने वाले हैं 1 नंबर के। ठीक है, और ये अब हमने लॉ वालों के लिए देखिए आपको बता दिया है जो भी चीज़ें थी यहाँ पर। एक बार ये देख लेते हैं कि क्या हमारा जो फेज़ 1 था ऑब्जेक्टिव है, क्या उसमें कहीं पर आपके नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम है। ठीक है, तो अभी फेज़ सेकंड हमारा देखिए यहाँ पर जो है चल रहा है। तो ये अभी हमारा जो प्रोफाइल है ये है हमारा फेज सेकंड। आई थिंक यहाँ से फेज सेकंड था, नहीं यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन से देखिए फेज आपका एग्ज़ाम नीचे दे दे, क्योंकि काफ़ी पेजेस का है और काफ़ी फील्ड्स के अंदर वैकेंसीज़ हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अभी आपका देख लेते हैं जहाँ से फेज़ 1 का एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हुआ है, वहाँ से आपका नेगेटिव पूछा जा रहा है नहीं पूछा रहा है। ये आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम था। ठीक है, ये ग्रेड ऑल स्ट्रीम सबके लिए है, लीगल वालों के लिए सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर बता दिए। और यहाँ पर तो इन्होंने नहीं बताया इस तरीके से कुछ भी कि नेगेटिव वगैरह का यहाँ पर दिया हुआ है। एक बार आगे देख लेते हैं कि जहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले हमारे नीचे भी दिए हुए फेज सेकंड में भी बिल्कुल नहीं, ये आपका अलग है। सम क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स ईच एंड सम क्वेश्चन 1 मार्क, तो ये भी चीज़ें अलग हैं, क्योंकि देखिए कैंडिडेट अपनी तैयारी उसी हिसाब से करता है। अगर नेगेटिव होगी तो यहाँ पर आइए देखते हैं, चेक करते हैं। नहीं, इसमें आपका कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई इशू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल यस, यहाँ पर देखिए मिल गया, क्योंकि काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिनमें काफ़ी मुश्किल से चीज़ें हमें क्लियर अप हो पाती हैं। बिल्कुल ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट जो भी रहेगा आपका ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर रहने वाली। नेगेटिव मार्किंग कितने की, 1/4 की रहने वाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और भाई अब देखिए जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आपका सिलेबस है, एग्ज़ाम है, वो सारा आपको हम यहाँ पर अब बता चुके हैं भाई। ठीक है, अब इसके अलावा कोई भी ऐसी एक बार देख लेते हैं कि आपका कुछ और अलग से कुछ चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आपका फ़ीस है कि कितनी फ़ीस जाएगी आपको इस फॉर्म को फिल करने में। तो देखो, अगर आप SC ST PWBD से हैं तो कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहने वाली आप लोगों के लिए, केवल इंटीमेशन चार्ज रहेगा 175 रुपये। लेकिन जो SC ST PWBD से अलग जितने भी आएंगे ना, उनको 925 रुपये चुकाने, 175 रुपये इंटीमेशन चार्ज है, 1100 रुपये भरने हैं भाई आपके, यानी कि केवल फॉर्म फिल करने की फ़ीस ही आपकी 1100 रुपये है यहाँ पर। स्टाफ कैंडिडेट्स के लिए कुछ भी सब कुछ नहीं लेना, स्टाफ कैंडिडेट्स को तो इन्विटेशन फ़ीस भी नहीं देनी है,
ठीक है, इंटीमेशन फ़ीस भी नहीं देनी है। ओके, तो इस तरीके से भाई आप यहाँ पर 1100 रुपये आपके प्लस उसके अगर खुद फिल कर दे तो अच्छी बात, अगर कराते तो आपको फिर वहाँ पर भी फ़ीस देनी पड़ती है। पेमेंट प्रोसेसर है, तो एक बार आप अपना पेमेंट प्रोसेसर यहाँ पर देख लीजिए। ऑनलाइन ही आपको अपना यहाँ पर फॉर्म जो है भरना है, और बाकी देखिए जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं मैं सारे आपको यहाँ पर देखिए बता चुकी हूँ। और इंटरव्यू की डेट इसमें भी देखिए आपकी फ़िक्स नहीं हुई है, क्योंकि फेज़ सेकंड को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या देना है, यहाँ पर इंटरव्यू जो है आपका होगा। ठीक है, तो वो सारी देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो भाई जितने भी कम से कम जो भी आपके एक तरीके से कंपनी से संबंधित जो भी आपके लॉज है ना, वो सभी आप अपने एक बार तैयार कर लें। और अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर में प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप LLB हैं और आपने रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है, तो ये तो आपके लिए और भी बहुत अच्छी बात होने वाली है। ठीक है, ये सारा तो हम यहाँ पर बता चुके हैं आप लोगों को। तो देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में भी आपका कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सारा हम बता चुके हैं। बट ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र, उस पर से ये आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से पूरे जो है फॉर्म को एक बार रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट किस लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हमने आपको बता दी हैं, बट यहाँ पर क्या है कि आप कौन सा, अगर आप जो है इनमें से किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, मतलब जो इसमें आपका रिजर्वेशन दिया हुआ है ना, आप जिस भी रिजर्वेशन के अंतर्गत आ रहे हैं और उस रिजर्वेशन को अगर कोई यहाँ पर रिलैक्सेशन है किसी भी तरीके का, तो आप अपना पूरी तरीके से उसको रीड आउट कर सकते हैं। अगर कोई सर्टिफिकेट आपसे रिसेंटली का बनवाया हुआ है तो वो सर्टिफिकेट अपना यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो डेट हम आपको शुरुआत में बता चुके थे भाई कि ये आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। और यहाँ देखो, यहाँ पर एक चीज़ और रह गई है, अभी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पे स्केल देखिए यहाँ पर हमारा रह गया है, बट हम जो है कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर ग्रेड B के अंतर्गत देखेंगे क्या क्या है। द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, ये अलग अलग चीज़ें हैं। रिजर्वेशन दिया हुआ है, उसके ऊपर ही आपका देखिए दिया हुआ है पे स्केल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये हमने छोड़ दिया था वैकेंसीज के उसमें ही। तो पे स्केल कितना होने वाला है अप्रोक्स, जिसमें आपका सब कुछ लगा के यहाँ पर आपका 1,50,000 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रेड आपका ये ग्रेड B के अंतर्गत ही आ रहा है, क्योंकि ग्रेड A का इन्होंने ऊपर दे दिया है। तो यहाँ पर 1,15,000 जो है अप्रोक्स आपका दिया हुआ है ग्रेड B के अंदर आपका। ठीक है, मैनेजर ग्रेड भी जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम वाले, और जनरल भी हो अगर स्पेशलिस्ट हो तो भी, उन सभी को यहाँ पर जो है ऐड आउट कर लिया है। तो भाई हर चीज़ इसमें आपकी बहुत 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 अच्छी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।